जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। तो स्वागत है आप। ये सेशन है डीएलएड 2023 फोर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो समय ना खराब करके आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का पहला प्रश्न कि कहानी शिक्षण की विशेषता बताइए। कहानी शिक्षण उचित रूप से होना चाहिए। कहानी यदि शिक्षक द्वारा उचित उच्चारण के साथ ना पढ़ाई जाए और इसका अर्थ तथा भाव ना समझाए जाएं तो इसके भाव निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कहानी पढ़ाई जाते समय अध्यापक कुशलतापूर्वक पढ़ाएं तो इसके कहानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अतः कहानी पूर्ण सूझबूझ के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक। अच्छा, कहानी शिक्षण के लाभ क्या होते हैं? तो कहानी शिक्षण के लाभ भी अच्छे हैं। जैसे ज्ञान को सरलता और रोचक रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की कौशल को विकसित कराना। ठीक। छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना, छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे हैं। देखो, छोटी या कठिन बातों को सरल बनाकर सुनाना, छात्रों की साहित्य में रुचि विकसित करना, छात्रों में विषय के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना जिससे उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो, छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना, छात्रों को संवेगों एवं व मनोवृत्ति का ज्ञान कराना, छात्रों में देश, जाति, लिंग, धर्म के प्रति स्थायी भाव रखना, छात्रों का चरित्र निर्माण करने में सहायता देना। ठीक। उच्चारण शुद्धता को समझाइए। देखो, उच्चारण का किसी भी भाषा के अंतर्गत विशेष महत्व होता है। भाषा के शब्दों का सही उच्चारण उस भाषा के परिनिष्ठित रूप को व्यक्त करता है। जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यातव्य बात यह है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। ठीक। जैसे इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण का भाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है। दूसरे उच्चारण में अंतर आने पर शब्द का अर्थ भी बदल सकता है। जैसे और को और, पक्का का पका, बही का बही, कूल का कूल, सर का शर का सर, वाद का वाद। इसके साथ ही उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता होती है। किसी भी बात के कहने के तरीके मात्र से उसमें निहित भाव बहुत हद तक व्यक्त हो जाता है। जैसे कल तुम्हें बाहर जाना है, तो कल तुम्हें बाहर जाना है। ठीक। 2 बार कहा गया है, तो एक बार आदेश दिया जा रहा है और एक तुम्हें बाहर जाना है पूछा जा रहा है। यहाँ पहला आदेश हो गया और पहला दूसरा सूचक हो गया। ठीक। आगे चलते हैं। शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग बताइए। तो आप शुद्ध उच्चारण हेतु सुझाव क्या क्या दे सकते हैं वो भी बताइए। देखो, प्रतियोगी के समकक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए, उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। ठीक। प्रतिभा
प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ठीक है। री शा ज्ञा वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। ठीक। ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ओके। ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते समय या बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। ठीक। आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की सहायता से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे टेप पहले से तैयार होने चाहिए। उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से फिर उसी प्रकार उच्चारण करने के लिए कहा जाए। जैसे ढा ढा है, ढा और ढा है। ठीक। ये के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। हाँ। संयुक्त अक्षरों के उच्चारण का ध्यान रखा जाए। जैसे ज्ञान है तो ज्ञा में ज्ञा जा और या, क्षमा है छा में का और शा। ध्वनि अगला प्रश्न है ध्वनि लिपि शिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दीजिए। ध्वनि लिपि शिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश क्या है? देखिए, अध्यापकों को प्रारंभ में बालकों से वर्ण लिखना चाहिए जो खड़ी शैली में लिखे गए हों तथा जो सीखने में सरल हों, जैसे ता का म पा आदि। समान आकृति वाले लिपि रूप में अंतर रखना सीखना चाहिए। चित्र पठन के रूप में कार्ड वाले चित्रों 2 या 3 वर्ण वाले तथा बिना मात्राओं वाले से परिचित कराना तथा जल कलम घर आदि। ठीक है। 3 वर्ण व 1 मात्रा का पढ़ना व लिखना सिखाने के बाद उनसे बनने वाले सार्थक शब्दों का पढ़ना लिखना सिखाया जाए तथा यथा मामा काका नाना नाम आदि। ठीक। आगे चलते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किन्हीं 2 विराम चिन्ह के बारे में उल्लेख कीजिए। विराम चिन्ह का महत्व को समझाइए। देखो, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक। अतः भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा की अर्थ अभिव्यक्ति भी स्पष्टता आती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। अनेक स्थानों पर उनके गलत प्रयोग से बात का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। ठीक। रोको मत जाने दो, रोको रोकने का निषेध किया गया है। ठीक। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो मतलब जाने का निषेध किया गया। ठीक। आगे चलते हैं। विराम चिन्हों की परिभाषा। जैसे पूर्ण विराम। देखो, पूर्ण विराम कहाँ कहाँ लगाया जाता है? देखो, पूर्ण विराम का प्रयोग सरल मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर किया जाता है। जैसे सोहना विद्यालय जाती है, पूर्ण विराम। हमें विश्वास है कि भारत आगे बढ़ता ही रहेगा, पूर्ण विराम। ठीक। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आपने बताया नहीं कि मैं क्या करूं, पूर्ण विराम। ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग स्पष्ट। ठीक। देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थलों पर किया जाता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में तुम्हारा पता क्या है? ठीक। क्वेश्चन मार्क।
ठीक, व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में, ठीक है, आज नेता भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन मार्क। संदेह या अनिश्चय प्रकट करने के लिए संदेह स्थल पर कोष्ठक में प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे नेता और सत्यनिष्ठ, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग देखो, अर्ध विराम वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्थात अर्ध विराम का प्रयोग, तो इसका प्रयोग कुछ सीमित स्थितियों में होता है, जैसे किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरणवाचक जैसे शब्द के पूर्व नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि। समानाधिकार व्यक्तियों के बीच में, यथा भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्घोष लोकमान्य तिलक ने किया। उन्होंने ही देश को स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया, ठीक। ऐसे ही आगे चलते हैं। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हैं, वे भी पृथक किए जा सकते हैं, जैसे संज्ञा के 3 रूप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का विवेचन भी हम यहाँ करेंगे। क्रमवाचक अंकों या अक्षरों के साथ का, खा, गा, 1 2 3, ठीक। प्रशिक्षण चार्ट पेपर पर विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। देखो विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करना है। पहले तो आपको एक बनाना होगा चार्ट पेपर, वहाँ पे क्रम लिखना, नाम लिखना, चिन्ह बनाना और उदाहरण लिखना। जैसे पहला हो गया अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह बना देना, उसके बाद राम, श्याम, कृष्ण, मुरारी विद्यालय से चले गए, ठीक। दूसरा पूर्ण विराम, फिर चिन्ह बनाना, उसके बाद लिखना राम पढ़ता है, आप आम पके हुए हैं, फिर प्रश्नवाचक, फिर चिन्ह बनाना, लिखना तुम्हारा क्या नाम है, आगे बढ़ो, ठीक। ऐसे विस्मयादिबोधक चिन्ह बनाओ, नाम लिखो, हे भगवान रक्षा करो। अर्ध विराम चिन्ह बनाओ, जो चाहो सो करो, ठीक। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, अवतरण, ठीक। ये चिन्ह बनाओ। जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों में गीता का विशेष महत्व है। महावीर स्वामी ने कहा जीव हत्या पाप है, ठीक। आगे बढ़ो। विस्मय सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, सदोदाहरण लिखिए। जैसे इस तरह से होता है ना विस्मयादि चिन्ह, इसी को कहते हैं। जैसे वाक्य में हर्ष, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह मजा आ गया, या विस्मयादिबोधक या संबोधन सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि मनोवेग सूचक शब्दों, पद बंधों, उपवाक्यों तथा वाक्यों के अंत में उसे कितना दुख हो रहा है ना, शब्द विषाद, कितनी लंबी दीवार, पदबंध, आश्चर्य, कैसा सुंदर दृश्य है ना, वाक्य हर्ष है। संबोधन के लिए जैसे अध्यापक महोदय अब हमारी बात सुनिए, विस्मयादि बोधक, ठीक। अगला योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण। देखो योजक चिन्ह है ना, इसको लगाते हुए योजक या विभाजक निम्नलिखित किया जाता है। जैसे तुलनावाचक में सा से सी के पहले भारत सा ना, भारत सा भाई, भरत सा भाई, सीता सी पत्नी। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में रात दिन, भूख प्यास, भाई बहन प्रयोग स्थल।
अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच में, जैसे एक चौथाई, एक तिहाई, ठीक। मध्य के अर्थ में अंगद रावण संवाद, ठीक। आगे चलते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द जब दो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टा हो या अर्थ देते हैं तो वे एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि तत्पुरुष या तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होगा। तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होगा। अग्र का विलोम पश्च होगा और नया का विलोम पुराना होगा। किसी भी स्थिति में अग्र का विलोम पीछे तथा नया का विलोम प्राचीन नहीं हो सकता। ठीक, चलो कुछ विलोम चिन्ह हैं, इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। अल्प का विलोम अल्पायु का दीर्घायु, अंत का आदि, अमृत का विष, अमावस्या का पूर्णिमा, अतिवृष्टि का अनावृष्ट, अस्त का उदय, अमर का मरत्य, अनुलोम का प्रतिलोम, अपेक्षा का उपेक्षा, अपमान का सम्मान, अग्रज का अनुज, अधिक आधुनिक का प्राचीन, अधम का उत्तम, आविर्भाव का तिरोभाव, अज्ञ का विज्ञ प्रज्ञ, आशा का निराशा, अगम का सुगम, आदान का प्रदान, अवनी का अंबर, आयात का निर्यात, आर्द्र का शुष्क, आकाश का पाताल, इहलोक का परलोक, इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट, ईद का मुहर्रम, ईश्वर का जीव, इधर का उधर, इति का आदियाथ, उपकार का अपकार, उपरि का अध, उल्लास का विषाद, उपसर्ग का प्रत्यय, एकत्र का विकीर्ण, अग्र का सौम्य, उग्र का सौम्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कीर्ति का अपकीर्ति, कठोर का कर्कश का कोमल, करुण का निष्ठुर, कृतज्ञ का कृतघ्न, ज्योति का तम, जंगम का स्थावर, ज्वाल का भाटा, जल का स्थल, ताप का शीत, तिमिर का आकाश, तीव्र मंद, तुकांत का अतुकांत, नूतन का पुरातन, निर्दोष का सदोष। समानार्थी शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए या समानार्थी का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समानार्थी शब्द वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी कहते हैं। जैसे अग्नि का पावक, आग, ज्वाला, अनल, अहंकार का दंभ, घमंड, अभिमान, सर्प, अपमान का तिरस्कार, अनादर, निरादर, बेइज्जती, अमृत का सुधा, पीयूष, मधु, सोम, गृह का भवन, सदन, आलम, आवास, घर, तालाब का सर, सरोवर, जलाशय, पद्माकर, पृथ्वी का धरा, भूधरा, वसुंधरा, अचला, धरती, भूमि, पृथ्वी, पेड़ का तरु, वृक्ष, द्रुम, पादप, विटप, मार्ग का राह, रास्ता, पथगम, संध्या का शाम, सोम, सांझ, दिवांत। तुकांत शब्द पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तुकांत शब्द वह शब्द जिसके आखिरी स्वर सहित वर्ण को दोहराते हुए और नए शब्द बनाए जाएं, उन्हें तुकांत शब्द कहा जाता है। जैसे शब्दों का प्रयोग गति, कविता तथा शायरियों में किया जाता है, जिससे भाषा अति आकर्षित हो जाती है तथा सुनने में रोचकता आती है। जैसे इसका प्रयोग काव्य रचना में होता है। इसके उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द निम्नलिखित जैसे नट का खट, झटपट, नष्ट, काम का काम, दाम, नाम, साम, माई का आई, माया का माया, खाया, साया, लाया,
नहाया का नहाया, बहाया, चलाया, मनाया, जहाँ का कहाँ, वहाँ, जहाँ, यहाँ, रोया। ठीक। अका अतुकांत शब्द को समझाइए। अतुकांत शब्द का आधुनिक कविता का लय तथा संगीत प्रधान एक रूप, जिसमें न तो छंद शास्त्र के नियम का ही पालन होता है और न अनुप्रास या तुक का ही, अथवा वह कविता या छंद जिसके अंतिम चरण में तुक या काफिया ना मिलता हो तो आतुकांत कहलाता है। ठीक। समान ध्वनि वाले शब्द बताइए। समान ध्वनि वाले शब्द। प्रत्येक भाषा में प्रायः कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वर्तनीगत भिन्नता रखते हुए भी उच्चारण में समान होते हैं। समान सुनाई देने वाले इन शब्दों में अर्थगत कोई साम्य नहीं होता। इन शब्दों को समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। असमान ध्वनि के कारण विद्यार्थी इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर लेते हैं, जिसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी कारण इन शब्दों के अर्थ की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह कुछ शब्द युग्म के अर्थ यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे कर्म का कार्य, क्रम का शील, शिला, कपट और कपाट। कपट माने होता है धोखा, कपाट माने होता है दरवाजा। कोश का होता है शब्द संग्रह, और कोश माने होता है खजाना। ग्रह माने होता है सूर्य चंद्र, और गृह माने होता है घर। तरी तरी और तरी तरी और तरी तरी माने होता है गीलापन, और तरी माने नाव। तुरंग तुरंग माने होता है घोड़ा, तरंग माने होता है लहर। द्वार माने होता है दिवस, और द्वार माने होता है दरवाजा। दिन और दीन, दिवस और गरीब। ठीक। नियत और नियति। नियत माने होता है निश्चित, नियति माने होता है भाग्य। नीरज और नीरद। नीरज माने होता है कमल, नीरद माने होता है बादल। निर्झर और निर्जर। निर्झर माने होता है झरना, और निर्जर माने होता है देवता। निशाकर और निशाचर। निशाकर माने होता है चंद्रमा, और निशाचर माने होता है देवता। निशाचर माने होता है राक्षस। दारू और दारू। दारू का अर्थ होता है लकड़ी, और दारू माने होता है शराब। दंश और दंश। दंश माने होता है डंक या काट, और दंश माने होता है 10 अंक। नीर और नीड़। नीर और नीड़ माने होता है नीड़ माने होता है जल, और नीड़ माने होता है घोंसला। नारी और नाड़ी। नारी का मतलब होता है स्त्री, और नाड़ी का मतलब होता है नब्ज। निशान और निशान। निशान माने होता है झंडा, और निशान माने होता है चिन्ह। पुरुष और पुरुष। पुरुष माने होता है कठोर, पुरुष माने होता है मर्द या नर या मेल। घोष व अघोष ध्वनियों में अंतर। घोष व अघोष ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। घोष ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर निकट रहती हैं, जिसमें कंपन या तरंग पैदा होता है, वे घोष कहलाती हैं। घोष ध्वनियाँ सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। घोष या रा, लावा तथा हा कुल 31 वर्ण। अघोष जिनके उच्चारण में स्वतंत्र दूर होते हैं, तंत्रियां दूर रहती हैं तथा अतः कंपन नहीं होता। इस प्रकार की ध्वनियाँ अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी की लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। इसका विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मणी लिपि का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं।
यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषा इसी लिपि में लिखी जाती हैं। बांग्ला और गुजराती लिपि इसमें काफ़ी मिलती जुलती है। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी से भी विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का महत्व लिखिए। देवनागरी लिपि आज संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित कर सकने की शक्ति है और क्षमता है। इस लिपि में लिखा जाता है उसका उच्चारण बिल्कुल वही किया जाता है, जबकि संसार की अन्य लिपि में यह गुण रूप नहीं है। इस लिपि में एक निश्चित वर्ण का प्रयोग ही उचित माना जाता है। इसी कारण देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? अन और अहा को अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। दोनों में बच्चों में झिझक दूर करने के लिए क्या करते हैं? कविता कविता सुनाइए। जैसे सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सर सपाटा, अब उड़ने में जुटी पतंग। ठीक। संयुक्त वर्ण का अर्थ बताते हुए वर्णों को आकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए तथा वर्णों को संयुक्त करने के लिए नियम पर प्रकाश डालिए। संयुक्त वर्ण, जब दो वर्ण मिलकर किसी शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे ग्वाल, रंभा, क्यारी, अंत। वर्णों को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ण, मध्य पाई वाले वर्ण, बिना पाई वाले वर्ण, विशिष्ट वर्ण, प्रथम वर्ग में आने वाले वर्ण जैसे खा, गा, धा, चा, झा, इया, अणा, ता, था, दा, ना, पा, बा, भा, मा, या, ला, वा, शा, शा, छत्रंग्या। द्वितीय वर्ग के वर्ण का, फा, हा, बिना पाई वाले वर्ण छा, टा, डा, ढा, डा, दा, हा, विशिष्ट वर्ण रा। संयुक्त करने वाले नियम। प्रथम वर्ग वाले वर्णों को अत्यंत अनत्य पाई हटा दी जाती है। जैसे ख्याति, ग्वाला, च्यावन आदि। हिंदी द्वितीय वर्ग में लटकी हुई सूंड हटा दी जाए तो जैसे क्यारी, फ्यूज, ब्राह्मण। तृतीय वर्ग वाले वर्णों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे उच्छ्वास, ट्यूब आदि। रा वर्ण माना जाता है। जब यह अन्य वर्णों के साथ संयुक्त होता है अर्थात स्वर रहित होता है तो इसका प्रयोग स्वरूप के रूप में होता है। उस समय इसका प्रयोग अगले वर्ण के ऊपर होता है। जैसे करम, कर्म। रा के साथ जब कोई अन्य वर्ण प्रयोग होता है तो
रा अपना स्वरूप बदल कर रेप हो जाता है। रा ठीक रा के रूप में प्रयोग होता है, पर जब संयुक्त होने वाला वर्ण अत्यंत पाई और मध्य पाई वाले वर्ण के हों, जैसे का, रा, इसको टू क्रा, गा, रा, ग्रा, ठीक। रा के प्रयोग में प्रायः लोग गलतियां करते हैं, अतः इसके मूल्य में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। लिखते पढ़े लिखे लोग भी आशीर्वाद जैसे अशुद्ध प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद है तो आशीर्वाद होगा, ठीक। आरंभिक स्तर पर लेखन का आरंभ कराने संबंधी सावधानियों का वर्णन कीजिए, ठीक। आरंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ करने संबंधी सावधानी। देखो, बच्चों में लेखन आरंभ करने से पहले उनको मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। जब वे स्पष्ट रूप से वर्णों तथा शब्दों का उच्चारण करने लगे और उनकी उंगलियों की मांसपेशियां कलम पकड़ने में समर्थ हो जाएं, तभी उन्हें लेखन कौशल की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। जैसे देवनागरी लिपि लिखने के लिए लकड़ी की बनी हुई मजबूत तथा चौरस आकार की चिकनी तख्ती होनी चाहिए। लेखनी सरकंडे या किसी अन्य जंगली लकड़ी की बनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दावत की स्याही भी अच्छी तरह तैयार कर लेनी चाहिए। जब बच्चा लिखते समय कुर्सी या जमीन पर बैठे तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और लेखन सामग्री उसकी दृष्टि से 14-14 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। दवात हमेशा बच्चे की दाईं ओर रखी होनी चाहिए ताकि वे कलम डुबोने में कठिनाई न हो। लेखनी को लिखने के भाग से लगभग 1 इंच से ऊपर पहली और दूसरी उंगली के बीच रखकर अंगूठे से दबाना चाहिए। तख्ती पर ऊपर नीचे और दाएं बाएं हंसिया छोड़कर लिखना सिखाएं। इसमें अक्षर सुंदर, सुडौल तथा समान अनुपात में लिखे जाएंगे। सुंदर लिखने का अभ्यास कॉपी पर ही करवाया जा सकता है। आजकल बाजार में सुलेख लिखने के लिए अनेक तरह की आवश्यक अभ्यास पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग बड़ी आसानी से किया जाता है। लेखन के समय बच्चों के समकक्ष लेखन के सुंदर नमूने होने चाहिए। ये सुंदर नमूने श्यामपट्ट अथवा दीवारों पर लिखे होने चाहिए ताकि बच्चों को रुकने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।
वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।